जय हिंद दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की। पंजाब एक ऐसा राज्य जो 1980 के दशक में संपूर्ण सांप्रदायिकता की चपेट में आ गया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे आतंकवाद की, ऐसे अलगाववाद की चपेट में आ गया जिसको लीड कर रहे थे संत जनरल सिंह भिंडरावाले। जी हाँ दोस्तों, संत जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में संपूर्ण पंजाब में नृशंस हत्याएं की गई और पूरे पंजाब में मौत का एक तांडव मचाया गया। तो दोस्तों हम इसमें जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो अलगाववाद की जड़ें हैं, जो खालिस्तानी आंदोलन की जड़ें हैं, वो केवल 1980 के दशक में पंजाब में आई या इसकी जड़ें हम पहले भी देख सकते हैं 1947 के आज़ादी के आसपास, या इससे पूर्व भी इसकी जड़ें मौजूद थी। तो साथ ही इस पर हम विचार करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर पंजाब राज्य में ही ऐसा क्यों हुआ। हमारे देश में अन्य राज्य भी हैं, उनमें खालिस्तानी आंदोलन की या अलगाववाद की बात क्यों नहीं उठी। पंजाब ही ऐसा राज्य क्यों था यहाँ पर अलगाववाद की मांग उठती है। तो दोस्तों इसकी जड़ें हमें आज़ादी से पूर्व देखनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों 1920 के दौर की। 1920 का एक ऐसा दौर आया जब अकाली दल की स्थापना की जाती है। 14 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिलाकर SGPC अकाली दल की स्थापना की जाती है। शुरुआती उद्देश्य तो दोस्तों अकाली दल का था कि जो मंदिरों में, इनके गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार था उसको कैसे भी इनको करके खत्म करना था। उस दौर में गांधी जी 1920 के दौर में, साथियों आपको पता होगा कि वो भी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। सत्याग्रह का मतलब था कि छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे कि छुआछूत का उन्मूलन, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, समानता को भारतीय समाज में स्थापित करना, ये सारे गांधी जी उद्देश्य लेकर चल रहे थे। ऐसी स्थिति में अकालियों ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए सही मौका पाया और उन्होंने भी अपने धर्म के अंदर सुधार करने के प्रयास किए। तो उन्होंने सबसे पहले किया क्या, उन्होंने अपने गुरुद्वारों के जो भ्रष्ट महंत थे, जो गुरुद्वारों की जो चढ़ोतरी थी, जो संपत्ति थी, उसको वो अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे। तो गुरुद्वारों में उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उन महंतों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए दोस्तों अकाली दल ने ये बीड़ा उठाया कि हम इसमें साफ सफाई करेंगे और हम भी सत्याग्रह के माध्यम से गुरुद्वारों को महंतों की चपेट से मुक्त कराएंगे। साथ ही आंदोलन आगे बढ़ता है, लेकिन अकाली एक ऐसे मौके की तलाश कर रहे थे जिससे इस आंदोलन की शुरुआत की जा सके, इससे संपूर्ण जनगण को, संपूर्ण जनता को जोड़ा जा सके। तो ये मौका आता है साथियों, पंजाब में अमृतसर में एक ऐसा मौका आया जब गदर मूवमेंट के जो हमारे देशभक्त थे उनको विद्रोही करार दिया गया। हमारे स्वर्ण मंदिर से एक हुक्मनामा जारी किया गया और ये कहा गया कि जो गदर मूवमेंट के हमारे देशभक्त सिपाही थे उनको विद्रोही करार दिया जाता है। दूसरी घटना उसके साथ ही कुछ दिनों बाद ये भी होती है कि जो अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका जो मुख्य सरगना था जनरल डायर था, सभी को पता है। जनरल डायर को एक सरोपा भेंट किया जाता है साथियों। उस सरोपा भेंट के माध्यम से उसे सिख धर्म की उपाधि भी दी जाती है। इस घटना ने साथियों पूरे पंजाब के अंदर आग में घी का काम किया। इस आंदोलन के माध्यम से जितना भी भ्रष्टाचार जो वहां के गुरुद्वारों में था, लगभग 700 गुरुद्वारे अकालियों ने मुक्त कराए और महंतों को गुरुद्वारों से उखाड़ फेंका। तो साथियों सत्याग्रह के माध्यम से शुरुआती उद्देश्य अकालियों का ये था। लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे सरमुख सिंह चुब्बल थे वैसे तो अकाली दल के, उनके नेतृत्व में इसको इतनी ज्यादा बुलंदी नहीं मिली। मास्टर तारा सिंह, रावलपिंडी के तहसील गुज्जर खां में जन्मे मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल को एक नई हवा मिली। नई हवा मतलब इसको एक नई ऊंचाई मिली। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कई भूमिकाएं निभाई, गांधी जी का साथ भी दिया। और साथियों 1929 में आपको पता है एक रावी नदी के किनारे कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन होता है और उस ऐतिहासिक अधिवेशन में एक मांग रखी जाती है जिसको पूर्ण स्वराज्य कहा गया। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में रखी गई कांग्रेस के द्वारा। पंडित नेहरू ने इसका प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव को BR अम्बेडकर ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दलितों का हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए समाज में। जिन्ना ने भी मुस्लिमों की बात करके इसका विरोध किया। ठीक इसी प्रकार मास्टर तारा सिंह ने भी इसका विरोध किया। लेकिन मास्टर तारा सिंह ने सिखों की मांग को लेकर इसका विरोध तो किया, लेकिन दोस्तों तारा सिंह की एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। 1940 के दशक में जब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही पृथक पाकिस्तान की मांग उठाई गई, तो मास्टर तारा सिंह के सामने एक ऑफर रखा गया कि आपको हम प्रधानमंत्री बनवा देंगे। ये स्वयं जिन्ना ने ऑफर दिया था मास्टर तारा सिंह को, आपको हम उप प्रधानमंत्री बनवा देंगे। आपको बस करना क्या है, आपको इतना करना है कि जब हम पाकिस्तान की मांग रखें
तो आपको हमारा समर्थन करना है। दोस्तों, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, मास्टर तारा सिंह ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि हमें आपका उप प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो मास्टर तारा सिंह और संपूर्ण सिखों ने लगभग उसका विरोध किया, विभाजन का विरोध किया, क्योंकि साथियों उनकी एक साझी संस्कृति थी और पंजाब के बट जाने के कारण वो संस्कृति खतरे में थी, उनके अपने भाई बिछड़ रहे थे, इस वजह से उन्होंने विरोध किया। लेकिन साथियों, अकाली दल के पुरजोर विरोध के बाद भी खार अब्दुल गफ्फार खान के, बलूचिस्तान के जो एक बड़े नेता थे खार अब्दुल गफ्फार खान, उनके भी पुरजोर विरोध के बावजूद भी भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है। और तभी से दोस्तों हम मान सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान की जड़ें मजबूत होने लगती है, एक सांप्रदायिकता का विकास होने लगता है। अब सिखों को ये लगता है कि जो हमारा मूल ढांचा था वो टूट चुका है, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे मजहब को तोड़ दिया गया है, यानी कि दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा पाकिस्तान पहुंच चुका है और एक भारत में है। ऐसी स्थिति में दोस्तों पंजाब में संपूर्ण सिखों में बहुत ज़्यादा रोष था और ये खालिस्तान के रूप में इसकी अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है आज़ादी के बाद। तभी से खालिस्तान की मांग उठाई जाती है। हम दोस्तों कोशिश करेंगे इसका ना पक्ष जाने विपक्ष जाने, बल्कि हम इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। अब दोस्तों ये आज़ादी के बाद आंदोलन प्रखर रूप से चलने लगता है और कहीं ना कहीं एक पंजाब सूबे की अलग से मांग उठने के संकेत हमें मिलने लगते हैं। खालिस्तान तो उनके जहन में बैठ ही चुका था कि पाकिस्तान वाला पंजाब भी हमको दे दो, हिंदुस्तान वाला ही पंजाब हमको दे दो, हम मिलकर एक नया राष्ट्र बनाएंगे जो खालिस्तान होगा, जिसमें सारे सिख होंगे, ऐसा उनका मानना था। तो दोस्तों एक 1953 में मास्टर तारा सिंह ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने एक सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया, उसको संबोधित करते हुए, सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमारे पंथ, हमारी आज़ादी, हमारे धर्म को, हमारी भाषा को, हमारे मजहब को खतरा पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए साथियों हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे और रहेंगे भी तो हमें पृथक पंजाब राज्य चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग रखी। दोस्तों इस आंदोलन को थोड़ा सा मूवमेंट मिलने लगता है और ये आंदोलन पूरे पंजाब में फैलने लगता है। 1961 के आसपास मास्टर तारा सिंह एक आमरण अनशन कर देते हैं अलग पंजाब राज्य की मांग को लेकर। वो कहते हैं हमारे सिखों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, हमारे पूरे देश के अंदर सिखों की भागीदारी नहीं है, भाषाई आधार पर हमारा शोषण हो रहा है। तो पंडित नेहरू बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के आदमी थे, उन्होंने इसके लिए कमेटी बिठाई और ये जानने की कोशिश की कि सच में ही सिखों का प्रतिनिधित्व कम है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, कमेटी की रिपोर्ट ने ये पाया कि 1961 में ये सामने आया कि भारतीय जनसंख्या के अनुपात में सिख मात्र 2% थे और उनका भारतीय सेना में प्रतिनिधित्व जानकर आपको हैरानी होगी, दुगने से भी कई गुना ज्यादा था, वो था 20%। 2% सिखों का प्रतिनिधित्व कितना था, 20%। और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी उनके अनुपात से दोगुना उनका लगभग प्रतिनिधित्व था। बात करेंगे हम सिविल सेवाओं की, जो राज्य की प्रमुख प्रशासनिक सेवाएं थी, उनमें भी सिखों का अच्छा खासा हिस्सा था। राज्य की विधायिका, राज्य के मंत्रिमंडल, सभी में सिखों का एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था। तो दोस्तों इस बात को आधारहीन पाते हुए पंडित नेहरू ने अलग पंजाब राज्य की बात को नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक आधार पर ये मांग है, ना कि भाषाई आधार पर है, इसलिए हम इसको मानने से इनकार करते हैं। लेकिन दोस्तों मई 1964 की गर्मियों में पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उनकी भी आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसमें मुरारजी देसाई ने कई अड़बंगा लगाए, वो आपको एक किस्सा किसी अगले अलग वीडियो में बताऊंगा, किस तरीके से सिंडिकेट के कामराज की चालों से बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन पाई। वो एक अलग विषय में किसी वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। फिलहाल हम बात करते हैं पंजाब की। तो दोस्तों पंजाब में अब ये आग बहुत ही प्रबल होती जा रही थी। इंदिरा गांधी अभी राजनीति में नहीं थी, वो अपने पिताजी की तरह, नेहरू की तरह अभी राजनीति में इतनी निपुण नहीं हुई थी। साथियों वो अकालियों के दबाव को नहीं झेल पाई और मार्च 1966 में उन्होंने घोषणा की कि पंजाब को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हिंदी भाषी हरियाणा, पंजाबी भाषी पंजाब और कांगड़ा जिले का विलय हम जो है हिमाचल प्रदेश में कर देंगे। और इसको दोस्तों 1 नवंबर 1966 को इस मांग को मान लिया गया और पंजाब को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। हरियाणा
और पंजाब दो अलग अलग अब राज्य जाने गए और कांगड़ा को जो है हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन साथियों एक समस्या अब भी बची थी, जो अकालियों के सामने मूल समस्या थी, वो समस्या थी कि चंडीगढ़ कहाँ जाएगा। इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठे। अब चंडीगढ़ एक ऐसा विषय उभर कर आया जो कि आंदोलन का मुख्य आधार बन गया। इसके लिए इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी की रिपोर्ट ने यह पाया, चूंकि चंडीगढ़ हरियाणा से सटा हुआ था और इसे हरियाणा को हस्तांतरित करने का उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों अकालियों ने एक बड़ा आंदोलन संगठित कर दिया और उन्होंने कहा किसी भी आधार पर चंडीगढ़ को हरियाणा को नहीं देंगे। साथियों फिर एक कमेटी बिठाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा और उसमें ये पाया जाता है कि जो हिंदू बहुसंख्यक एरिया की जो दो तहसील थी, जिनका नाम था एक का फजलका, एक का नाम था अबोहर, ये पंजाब राज्य में पड़ती थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा आप फजलका और अबोहर को हरियाणा को हस्तांतरित कर दें और चंडीगढ़ को हम आपको सौंप देंगे। लेकिन साथियों अकाली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो किसी भी सूरत में ना तो फजलका अबोहर को ही देने के लिए तैयार थे, ना ही चंडीगढ़ को। अब वही बात हो गई थी कि दुर्योधन की तरह, जिस तरीके से दुर्योधन महाभारत में अड़ गया था कि हमें किसी भी तरीके से 5 गांव नहीं देने, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 5 गांव की बात क्या है, ले लील भले ही धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ठीक वही स्थिति अब अकालियों की थी। साथ ही होता क्या है, इंदिरा गांधी उन्हें बार बार संतुष्ट करने की कोशिश करती हैं और अकालियों के जिस तरीके से पंजाब राज्य का गठन हुआ 1967 में, वो अपनी सरकार भी बना ले जाते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा राज्य में समर्थन भी हासिल हो रहा था। 1971 का दौर आता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत जाता है और फिर से एक तरीके से पूरे देश में इंदिरा गांधी की लहर थी। उसी लहर में इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार वहाँ पर पंजाब में बना देती है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक शून्यता को पाते हुए अकालियों ने एक प्लान बनाया कि अब इस राजनीतिक रिक्तता को कैसे भरा जाए। तो उन्होंने नए प्रस्ताव फिर रखे। उनको बार बार प्रस्ताव रखने थे। वैसे उनके पास अब कोई अर्थपूर्ण और ठोस कोई मांग ऐसी रह नहीं गई थी क्योंकि पंजाब का मुद्दा सॉल्व हो चुका था। पंजाब की मांग को मान लिया गया था। कोई अब उनके पास वास्तविक और ठोस मांग नहीं बची थी। लेकिन साथियों अकाली इतने में संतुष्ट नहीं थे। अकालियों को क्या था कि किसी भी तरह हमें अपने आंदोलन को जिंदा रखना है, हमें अपना राजनीतिक वर्चस्व पंजाब के अंदर जिंदा रखना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लेकर आए सारे अकाली। और उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि किस तरीके से हमारी 45 मांगों को यदि नहीं माना गया तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वैसे तो देशव्यापी क्या करते, अकालियों का ये कहना था पंजाब राज्य में कम से कम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वैसे तो वो संपूर्ण देश के सिखों से आह्वान कर रहे थे कि आप सभी को जगना है। तो उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में जो 3 प्रमुख, वैसे 45 मांगों का मांग पत्र था, 3 प्रमुख मांगें थी। वो ये थी, पहली मांग ये थी कि पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरह हमें भी स्वायत्तता प्रदान की जाए, यानी कि संविधान में हमारा भी एक नया आर्टिकल जोड़ा जाए और हमें भी बिल्कुल मुक्त कर दिए जाए। केवल केंद्र सरकार के पास 4 मुद्दे रहने चाहिए। वो 4 क्या थे? पहला था रक्षा, दूसरा था विदेश, तीसरा था संचार और चौथा था मुद्रा। इन 4 विषयों के अलावा और कोई भी मुद्दा जो है केंद्र सरकार के पास नहीं होना चाहिए। सारे चीज़ें हम पंजाब सरकार के पास रखना चाहते हैं। दूसरी और प्रमुख मांग थी कि चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, जो संयुक्त राजधानी हरियाणा और पंजाब की बनाई गई है, उसको पूर्ण रूप से पंजाब को हस्तांतरित किया जाए। और इसके बाद अगली जो मांग रखी गई थी, तीसरी मांग, वो कही थी कि पूरे देश में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने और सिखों को भारतीय सेना में जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, जो कि उनकी मांग आधारहीन थी क्योंकि साथियों सभी को पता है कि बहुत समय पहले से ही भारतीय सेना में एक अलग सिख रेजिमेंट है और इसके अलावा भारतीय सेना में उनका काफ़ी अच्छा प्रतिनिधित्व भी है। पंजाबी कई जो है भारतीय सेना के बड़े बड़े ऑफिसर भी रहे हैं। साथियों आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की लगभग सभी मांगों को इंदिरा गांधी ने मान लिया। ठीक इसमें से 2-3 मांगें जो थी, जो मानने लायक नहीं थी, वो नहीं मानी और बाकी सारी मांगें मान ली गई थी। साथियों लेकिन इसके बाद भी अकाली संतुष्ट नहीं थे। वो फिर से आंदोलन करने लगे। 1981 के दौर में संत लोंगोवाल के नेतृत्व में अकालियों ने फिर से एक बार मांग रखी कि हमारा जो नदी जल बंटवारा है वो ठीक नहीं है, हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, राजस्थान को तो पानी कैसे भी नहीं देंगे, और जो हमारी लिपि है, जो गुरुमुखी लिपि है,
उसमें पूरे राज्य का कामकाज किया जाए और हिंदी को संपूर्ण रूप से हटा दी जाए। जो इसकी देवनागरी लिपि है वो हरियाणा में हस्तांतरित की जाए, हमें इस लिपि में नहीं लिखना है, गुरुमुखी लिपि में लिखना है। साथियों, बार बार इंदिरा गांधी जो है अकाली दल की मांगों को मान रही थी, लेकिन उसके बाद भी अकाली संतुष्ट नहीं हो रहे थे। ये साथियों तथ्य के रूप में देखा जाता है कि जब जब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को बार बार संतुष्ट किया जाता है तो वो हमें अलगाववाद के रूप में निखर कर आती है, और जब जब बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को संतुष्ट किया जाता है तो वो फांसीवाद के तौर पर निखर कर आती है, जो कि हमने हिटलर की जर्मनी में देखा। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी बार बार सिखों को संतुष्ट भी कर रही थी, अकालियों को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों उनकी ये बार बार संतुष्टि का फायदा अकाली गलत तरीके से उठा रहे थे। क्योंकि साथियों, इसको हम शुरू में ही देख सकते हैं कि जो उनकी मूल मांग थी वो भाषाई आधार पर ना होकर उनकी एक सांप्रदायिक मांग थी, उनकी एक धार्मिक मांग थी, पंजाब अलग पंजाब को लेकर, तो वो संतुष्ट हो ही नहीं सकती थी। अब इंदिरा गांधी को लगा कि हमें पंजाब में कुछ तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये अकाली में जीने ही नहीं देंगे। और अब होता है दोस्तों संत जनरल सिंह भिंडरावाले का उदय, जो कि इंदिरा गांधी के लिए बाद में ही भस्मासुर साबित हुआ। पूरी हम चर्चा करेंगे भिंडरावाले की गतिविधियों पर, कैसे उसने पूरे पंजाब में एक के बाद एक लगातार हत्याएं करवाई, पूरे पंजाब में आतंकवाद का नंगा नाच खेला। सारी चीज़ों को बताएंगे किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी ने आखिर उस आतंकवाद पर कंट्रोल पाया, और इस कंट्रोल पाते पाते इंदिरा गांधी ने स्वयं अपनी जान गंवा दी। सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।